Hello everyone. Today we will discuss that CBSE 2025 science paper solution, जिसके अंदर हम लोग बच्चों फिजिक्स का सेक्शन सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये सीरीज जो है हमारे पास वो है 31, 6 एंड 1। ठीक है, 31/6/1 ये पेपर है और इस पेपर का फर्स्ट सेट हम देखेंगे, देन आफ्टर सेकंड सेट देखेंगे और देन आफ्टर हम लोग थर्ड सेट देखेंगे। क्लियर? चलिए तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये पेपर था हमारा, इसके अंदर ये 1, 2, 3 तो केमिस्ट्री एंड बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस हमारे पास फिजिक्स के अंदर यहाँ आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 हमें फिजिक्स का मिलता है और क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द रे डायग्राम व्हिच शोज द करेक्ट पाथ of the reflected ray for the ray incident on a concave mirror as shown here। हमारे पास ये concave mirror दिया है और हमसे बोला गया है कि यहाँ पर एक रे जा रही है और हमसे बोला गया है कि इसका करेक्ट पाथ बताइए। तो ये सब बेसिक फिनोमिना की हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले यही कहते हैं, if the rays comes parallel to the principal axis after the reflection it will pass through the principal focus। और हम ये भी कहते हैं कि if the rays passing through the principal focus then it will be go after reflection parallel to the principal axis। तो फर्स्ट वाले में तो ये फोकस से पास होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसमें तो पास नहीं हो रही, तो ए गलत हो गया। यहाँ सेकेंड वाला भी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले में बिल्कुल फोकस से पास हो रही है और यहाँ ये सी से भी पास नहीं हो रही, एफ से भी नहीं हो रही है, तो यानी कि ये सी से इस वाले में फोकस से पास हो रही है, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा हमारा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14। ये भी हमारा फिजिक्स का है और 14 भी हमारा फिजिक्स का है। देखिए, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। देखिए हमें फोर्थ ऑप्शन दिए आइरिस। हम लोग जानते हैं कि जो अमाउंट कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आइरिस। फर्स्ट ही आ गया। कॉर्निया आउटर पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद में सिलरी मसल्स एडजस्ट करती है पावर ऑफ कम्युनिकेशन को। प्यूपिल्स लाइट को एंटर करवाती है। क्लियर? आइरिस एक कलर पिगमेंट होता है जो सबसे पहले अमाउंट ऑफ लाइट को भी कंट्रोल करता है, तो यहाँ हमारा आइरिस इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, ये बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन है, दोनों बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ हम लोग इंग्लिश वाले में बात कर रहे हैं क्योंकि 17, 18 एंड 19। तो 19 हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है सर? इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। बिल्कुल सही बात है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है कि अर्थ जो वायर बनाते हैं हम लोग हमारे घरों में भी या बिल्डिंग्स वगैरह में, तो उसमें एक मेटल प्लेट लगाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, एक मेटालिक प्लेट लगाई जाती है, उसको इनसाइड द अर्थ उसको डीप बरीड किया जाता है और उससे कनेक्शन दिए जाते हैं। इसका रीजन जो हमें दिया गया है, रीजन में लिखा है अर्थ वायर इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटालिक बॉडी। बिल्कुल ठीक बात। ऑफ द अप्लायंस कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ अर्थ सो द यूजर may नॉट गेट अ सीवर इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए ही हम लोग अर्थ वायर का यूज करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग कोई ऐसा हाई अप्लायंसेस चला रहे हैं और मेटालिक ब्लॉक से करंट लीक हो गया, तो उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो उसी से प्रोटेक्शन की वजह से, उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अर्थ वायर यूज करते हैं। तो यहाँ असर्शन भी करेक्ट हो गया, रीजन भी हमारा ट्रू हो गया और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो असर्शन एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट सॉल्यूशन, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो ए होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दोनों चीजें सही हैं और उसके साथ वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारे पास डायरेक्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे द स्टडी द फिगर इन विच द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम टू इज शोन। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये रे सीधी आनी चाहिए तो ये से आनी चाहिए, यानी कि आई एंगल आई हमारा लेस देन हो गया एंगल आर। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मीडियम है, अगर हम लोग देखते हैं कि रेयर से डेंसर हम लोग चलते हैं,
तो टुवार्ड द नॉर्मल रे बेंड करती है। तो इसका मतलब तो ये उल्टा हो रहा है, यहाँ डेंसर हो गया, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रे है वो कैसे जा रही है बच्चों, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसका मतलब अगर ये रेयर मीडियम है तो रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, तो रेडियल मीडियम में स्पीड जो होती है वो ग्रेटर होती है, स्पीड ग्रेटर। इसका मतलब हो गया बच्चों, इसमें ज्यादा हो गई, मीडियम 2 में स्पीड ग्रेटर हो गया, इसका मतलब मीडियम 2 में स्पीड ज्यादा है और मीडियम 1 में जो स्पीड है लाइट की वो लेस। तो ये तो क्लियर हो गया किस मीडियम में, विच इज द मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, तो हम लोग आंसर लिख देंगे कि मीडियम 2 में स्पीड ज्यादा होगी। ठीक, स्टेट रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ रिफ्रेक्टेड रे अवे फ्रॉम द मटेरियल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपने ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल का क्या सॉल्यूशन है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, स्पीड ऑफ लाइट, हम लोग इसको यहां ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मीडियम, इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो अब हम लोग बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें दिया है गिव रीजंस और इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है गिव रीजंस। फर्स्ट है हमारे पास, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। जो पैसेंजर्स होते हैं उनको स्काई डार्क दिखता है, ब्लैक दिखता है, व्हाई? बिकॉज हमें ब्लू दिखता ही क्यों है, स्केटरिंग होती है, स्केटरिंग सबसे ज्यादा क्या होगा, ब्लू कलर हमारी आईज के लिए ज्यादा विग्यो, वैसे तो वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा स्केटर होगा, पर हमारी जो आईज है वो सबसे ज्यादा ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं, इसलिए हमें ब्लू नजर आता है। पर जब हम लोग ऊपर चले जाएंगे बच्चों, कहाँ, एल्टीट्यूड यानी हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे, वहां एटमोस्फेयर नहीं रहेगा, एटमोस्फेयर नहीं रहेगा तो वहाँ सारे कलर जो है हमें, वहाँ स्केटरिंग नहीं होगी, स्केटरिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से हमें ब्लैक नजर आएगा। तो एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक scattering of light do not take place and hence the sky appears black or dark to passenger flying at high altitude. So very simple. नेक्स्ट आपको दिया है, इसी से रिलेटेड सवाल है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर। हमसे बोला गया है कि डेंजर सिग्नल जो है वो लाइट रेड कलर के बनाए जाते हैं। क्यों सर? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, तो स्केटरिंग सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तो स्केटरिंग सबसे कम होगी, यानी कि सबसे कम स्केटर कलर होने वाला कौन सा है, रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, तो रेड। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वेवलेंथ। अगर हम देखें वी आर लेमडा आर, अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ अच्छे से देखें, हम ये कहेंगे कि जो लेमडा आर है वो ग्रेटेस्ट होती है और लेमडा वोलेट जो सबसे कम होती है। ठीक है, तो सबसे कम लीस्ट स्केटर करता है कौन, रेड कलर। लीस्ट स्केटर करने वाला कौन सा कलर है, जो है वो रेड कलर है, ये स्केटर नहीं करेगा, और स्केटर नहीं करेगा longest wavelength of all visible colors, so it is scattered at least in the atmosphere. This means the red light can travel further through fog, rain and air particles, making it easier to see from a distance. इसलिए अभी fog होगी, air particles में तो हम लोगों को दूर से ही रेड कलर दिख जाता है, इसीलिए डेंजर सिग्नल या रेड स्टॉप लाइट जो है वो रेड कलर की ही बनाई है। ठीक, इसके बाद आता है आपके पास व्हाट इज रेनबो। नेक्स्ट कंसेप्ट, या तो आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला, इसमें बी वाला पार्ट करेंगे। व्हाट इज अ रेनबो, वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर द रेनफॉल, व्हाई? सबसे पहले डिफाइन करना है रेनबो को। तो रेनबो हम लोगों ने देखा है, बिल्कुल बेसिक फिनोमिना, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखते रहते हैं। रेनबो इज ए कलरफुल आर्क दैट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर इट रेन्स। ये हमेशा बारिश होती है तो हम लोगों को अच्छा लगता है, रेनबो 7 कलर्स नजर आ रहा है। इट इज caused by sunlight passing through a raindrops which act like teeny prism। tiny prism होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये तीन फिनोमिना की वजह से फिर वो हमें 7 कलर दिखते हैं, फिर प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो दिखता है। फिर यहाँ पे केवल हमसे डेफिनेशन मांगी, हमने ये देखी।
फिर हमसे पूछा गया कि वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर द रेनफॉल, ऐसा क्यों? आफ्टर है, अभी इसका रीजन क्या है? तो आफ्टर शावर ऑफ रेन, रेन ड्रॉप्स आर सस्पेंडेड इन एयर। रेन ड्रॉप्स होती हैं वो एयर में सस्पेंड हो जाती है, एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स दिस ड्रॉप, द ड्रॉप एक्ट्स एज अ प्रिज्म, तो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। प्रिज्म की तरह यानी कि मीडियम चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा तो प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा और वो इंक्लाइन रहेगा, तो वहाँ सारे प्रिज्म के कंसेप्ट काम करेंगे। एंड स्प्लिट्स इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर एज डिस्पर्जन टेक प्लेस, और जब जाएंगे एक मीडियम से दूसरी लाइट मीडियम में लाइट एंटर कर जाएगी तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, यानी कि वो डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्जन आ जाएगा, 7 कलर्स में बिखर जाएगा। Lights of different color emerge from the raindrops such as red at the top and violet at the bottom. Thus a rainbow is formed. और उसकी वजह से कलर जब स्कैटर हो जाएंगे यहाँ पर फिर अरेंज होंगे डिस्पर्जन में, तो क्या होगा? विबग्योर बनता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज हो गई है कि विबग्योर हम लोगों को पैटर्न दिखता है, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ठीक है, रेन। अब हमारे पास 27, 28, 29 अनदर सब्जेक्ट्स क्वेश्चन है। हम लोग फिजिक्स को देखते हैं। 31 हमारे पास फिजिक्स का क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? ए स्टूडेंट प्लेस्ड एट ए कैंडल फ्लेम एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस एंड फोकस इट्स इमेज ऑन ए स्क्रीन। ओके, ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन टेबुलर फॉर्म एज गिवन। डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द लेंस ये हमें दिया है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस ये दिया है, यानी कि हम सीधा सीधा ये कहें कि ये u की वैल्यू हमें दी है और ये v की वैल्यू दी है। ठीक, अब आगे हमसे क्या पूछना चाह रहा है, फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको। हमसे बोला गया है, हमसे बोला गया कि एनालाइज द ऑब्जर्वेशन टेबल, analyze the observation table and on the basis of your analysis only answer the following question। आपसे बोला गया विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है और आपको ये बताना है जो ये पूछ रहे हैं। ठीक, तो अब हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? ये बोला गया है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस यूज्ड, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको विदाउट एनी कैलकुलेशन ये बताना है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है और आपको अपना रीजन भी जस्टिफाई करना है। चलो देखते हैं टेबल को एक बार। तो टेबल जब हम लोग देखते हैं तो u और v में क्या होगा? -90, इससे कोई जजमेंट नहीं हो रही है। हम लोगों को एक स्पेशल केस पता है बच्चों, एक स्पेशल केस है हमारे पास किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए। अब एक स्पेशल केस हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस में बच्चों कि अगर कोई भी 2f पे ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, तो इमेज भी 2f पे ही बनती है। ऐसा कोई नंबर देखो जहाँ u और v की वैल्यू सेम है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि u नेगेटिव होना चाहिए और v पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो v पॉजिटिव आना चाहिए और u नेगेटिव आएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो यहाँ देखो कौन सा नंबर सेम आ रहा है, 60, 20, 40, 24, 30, 30। ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ, फोर्थ सीरियल नंबर वाले। इसके अंदर देखो u की वैल्यू भी 30 है और v की वैल्यू भी 30 है। इसका मतलब क्या हुआ? 2f पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो ये प्लस का 2f पे ऑब्जेक्ट मिल गया, इमेज मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 2f हमारे पास अगर 30 है तो f की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15। तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि f की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला गया था? व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो हम फोकल लेंथ में लिख देंगे 2f की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू 15, बिकॉज इमेज ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट एट 2f, तो इमेज भी कहाँ बनती है? इमेज भी 2f पर बनती है। ठीक है, तो when we get, when we place the object at 2f, then image will also get on the 2f, that's why 2f equals to 30, that's why f is equals to 15। ये हमारा जस्टिफिकेशन है। बी पार्ट हमें दिया है which one of the sets of observation is not correct and why। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है? चलिए चेक करते हैं बच्चों। अगर जब 15 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो कन्वेक्स लेंस जो है वो कौन सी इमेज बना सकता है? वो लार्जर भी बना सकता है, वो स्मॉलर भी बना सकता है और सेम साइज भी बना सकता है। सेम साइज तो यही वाला केस है, चाहे 2f वाला। पर अब हमें ये देखना है कि हमें एक स्पेशल केस पता है -90, इसका मतलब तो ये तो दूर है और ये वाला इमेज हमारे पास हो सकता है कि यहाँ पे हम फोकल लेंथ चेक कर लें। इस सब डाटा से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे तो 15 चाहे तो कैलकुलेट भी करके देखेंगे तो 1/v - 1/u
इक्वल्स टू 1/f लगा के देखेंगे तो सब में 15 आ जाना चाहिए। पर एक लास्ट ऑब्जर्वेशन जब हम लोग चेक करें 90 30 तक तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग 2f से ज्यादा पे जाते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जाते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि बियॉन्ड द 2f जानते हैं तो हमारी इमेज जो छोटी बनती है और पास बनती है, तो जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं दूर जाता जा रहा है और सेम साइज आया, और जब हम इसके पास आते जा रहे हैं, देखना 30 से हम लोग 24 आते जा रहे हैं, तो इमेज क्या हो गई, अब इमेज जा रही है दूर जा रही है, ये हमारे पास f और 2f के बीच का केस चल रहा है। पर जब f के अंदर वाला केस है यानी कि 15 से अंदर यानी कि -12, यानी कि ये कौन सा केस है, ये केस है कि f से कम 12 15 में है, यानी कि अब जो इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस में f से पहले रख देते हो तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, खुद सोचो, वर्चुअल बननी चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जो ये पीछे बनेगी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसका मतलब जो v की वैल्यू आनी चाहिए, इमेज की वैल्यू आनी चाहिए, वो भी नेगेटिव आनी चाहिए। v इधर बनेगा और ये u भी इधर बनेगा, इसका मतलब ये दोनों, इसका मतलब ये नेगेटिव आनी चाहिए, ये भी नेगेटिव आनी, जबकि ये पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये रिजल्ट गलत है, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन गलत। तो हम लोग यहाँ पर इसमें क्या रीजन लिख सकते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट लाइन इनसाइड, यानी कि इफ द ऑब्जेक्ट लाइन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, देन द ऑप्टिकल सेंटर and the focus, then the image will be formed behind या same side as the object and virtual। तो यहाँ तो ये रियल बना रहा है, क्योंकि रियल बनाएगा इधर जाएगा तो प्लस पॉजिटिव आना चाहिए, तो रियल बना रहा है, जबकि वर्चुअल बनती है, तो ये वाली जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट, ये वाला जो है स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, और इसका रीजन है यहाँ पॉजिटिव नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए, ये -120 होता तो हम मानते हैं, ठीक। तो दिस इज द रीजन। तो ये हम लोगों ने सेकंड वाला सोल्व कर लिया, बी वाला पार्ट। थर्ड वाला है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन फॉर एनी करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप यही वाला बना दीजिए, इसमें 2f वाला बना सकते हैं। 2f वाले पे अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, चलो इसको मैं पूरा अच्छे से बना के बताता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आप 2f वाला जो है वो बना सकते हैं। तो अगर मैं 2f पे ऑब्जेक्ट रखूँ तो फर्स्ट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये फोकस से पास हो जाएगी और वापस से दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो ये हमारे पास इमेज बन जाएगी इसकी। तो हम इस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ए बी हो जाएगा, तो ये ए डैश और बी डैश, कोई सा भी सेट बना सकते हैं। तो 2f वाला बना सकते हैं, यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप, और ये भी 30, तो जिस किसी भी सेट की बना सकते हैं, तो मैंने एक आसान वाला बना के बता दिया आपको ताकि कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी में हमें दिया है 32। A person uses lenses of +2 diopter power in his spectacles for the correction of his vision। अब इसमें 3 पार्ट्स हैं, हम इसको अलग स्लाइड में सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक पर्सन यूजेस लेंसेज 2 डायोप्टर प्लस पावर है, तो पावर जब भी पॉजिटिव होती है, हम ध्यान से समझते हैं इसको, अगर पावर पॉजिटिव हो लेंस की, पॉजिटिव होती है, तो वो कौन सा लेंस होता है, वो कन्वेक्स लेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है। और कन्वेक्स लेंस है तो कौन सा डिफेक्ट करेक्ट होता है, यानी कि वो चश्मा लगा रहा है, स्पेक्स लगा रहा है, कौन से लेंस का, कन्वेक्स लेंस का, और कन्वेक्स लेंस का जो स्पेक्स है वो करेक्शन जो है वो हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट को सोल्व करता है। और नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, दैट इज आंसर इज हाइपरमेट्रोपिक। उसके बाद लिस्ट 2 कॉजेस ऑफ दिस डिफेक्ट, आपको 2 डिफेक्ट बताने हैं। तो द फोकल लेंथ, देखिए हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम यहाँ समझेंगे, तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है वो रेटिना के बाद बन रही है, बाद बन रही है, यानी कि रेटिना पे नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और कन्वर्ट करना था, यस बोलो, जब ये और कन्वर्ट करेगा तभी यहाँ पे रेटिना में बनेगी। इसका मतलब था फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगा, आई लेंथ ज्यादा होगी, अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी इसीलिए पावर कम होगी, अगर पावर ज्यादा होती तो और ज्यादा बेंड होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा बेंडिंग हो जाती है, और पावर इज इक्वल्स टू 1/f, तो फोकल लेंथ ज्यादा हो गई इसलिए पावर कम होगी, तो ये कम बेंड हुआ, अभी हमें और ज्यादा इसको बेंड करना है,
इसलिए इसकी पावर बढ़ाने के लिए ही फॉर इंक्रीजिंग द पावर वी यूज द कन्वेक्स लेंस, क्लियर। एंड द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल स्मॉल बन गई। अगर आई बॉल थोड़ी बड़ी होती तो ये रेटिना बड़ी बन जाती। तो ये दोनों रीजन आते हैं। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स, बहुत आसान सा है कि आपको फोकल लेंथ भी निकालनी है। तो P इक्वल्स टू, अभी हमने देखा F 1/F, तो F इक्वल्स टू क्या होता है 1/P, ये C वाला पार्ट है इसका। तो F इज इक्वल टू 1/P, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे, और 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5 मीटर, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ इसकी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 32 नंबर। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, 2 पार्ट है। अब इसके हम लोग सारे पार्ट्स को सोल्व करते हैं, तो अलग अलग स्लाइड्स पे इसको डिस्कस करेंगे 36A एंड 36B। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देंगे। जो है हमारे पास, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड्स आर विजुअल टूल और इमेजनरी लाइंस, यहाँ हम इसको इमेजनरी लाइन भी बोल सकते हैं, इमेजनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इमेजनरी लाइंस बनाते हैं, विजुअल टूल है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिटरमाइन, कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। द फील्ड लाइन इज द पाथ अलोंग विद द नॉर्थ पोल ऑफ ए स्मॉल कंपास टेंड्स टू मूव। अगर हम यहाँ पे एक कंपास रखें, अगर मान लिया जाए जैसे किसी भी पॉइंट में, तो नॉर्थ अगर यहाँ कोई कंपास रखेंगे, तो जो जिस डायरेक्शन में जैसे कंपास रखा हम लोगों ने इस तरीके से, तो जो नॉर्थ वाला पोल है, एक रेड वाला जो है नॉर्थ पोल वाला, जो जिधर जाएगा हम उस जगह इंडिकेट कर देंगे, वही हमारी डायरेक्शन होगी। जैसे वो इधर मूव करेगा, इधर भी डिफ्लेक्ट होगा, हम उधर पॉइंट बना देंगे, वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बाकी हम लोग टेंजेंट बना के भी उसमें शो कर सकते हैं। इसके बाद हमसे बोला गया है कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट ए पॉइंट इज गिवन बाय द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट वुड टेक। जिधर जाएगा वो हम लोग, वो डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमें दोनों बताना है कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, करंट है। तो इसके लिए देखो, आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम देखा होगा इस टाइप से। तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ब्लैक वाला, इसके अंदर जो एक करंट जा रही है वो ये इस तरीके से, यहाँ बैटरी लगी है तो ये करंट यहाँ से मूव कर रही है, और ये ऐसे एंटर करके हुए नीचे निकल रही है। और यहाँ पर ये हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, जिससे हम लोग डायरेक्शन पता कर लेते हैं इसकी राइट हैंड थंब रूल से। कि हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है, और हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए डायरेक्शन देखेंगे, तो ये हमारे पास इधर इस साइड में अगर थंब की डायरेक्शन में, यानी कि जहाँ करंट है उस डायरेक्शन में हम लोग थंब को पुट कर लेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो हम लोग देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा इधर वाले में, ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा इधर, और इधर हमारे पास क्लॉकवाइज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, इसमें हमसे बोला गया नेम द टू फैक्टर्स ऑन विच द, नेक्स्ट पार्ट हमें बोला गया कि नेम द टू फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल डिपेंड्स। किस किस पर डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों I, जितनी ज्यादा करंट होती है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। और सेकंड होता है हमारा B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। रेडियस ऑफ द लूप पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये दो फैक्टर हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि अगर करंट बढ़ेगी, करंट यानी कि आई की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ती है तो भी लूप में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये 36 का ए पार्ट है। अब हम लोग बी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ 36 का बी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है सर, वाई कांट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे बच्चों, तो दो टेंजेंट बन जाएगी हमारे पास। एक टेंजेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में बन जाएगी, एक टेंजेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में बन जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे, V1 और V2, जबकि नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक ही होती, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज इट वुड मीन दैट द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। दो टेंजेंट बन जाएगी, दो टेंजेंट बनने से हमारे पास दो डिफरेंट डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट हमें दिया है, यहाँ तक हम आंसर कर चुके हैं ना, ये ए पार्ट हो गया इसका, एक पार्ट ये हो गया। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड। करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड है हमारे पास,
इस तरीके से हमें ये दिखता है, यहाँ से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। इसके अंदर यहाँ बैटरी है, ये करंट है, ये हमारे पास ये सोलेनोइड बन गया जो कि हेलिकल स्प्रिंग की तरह होता है और इसमें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इंसर्ट किया जाता है। और यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखें तो ये नॉर्थ पोल आउटसाइड द मैग्नेट और इन साउथ की तरह एंटर करेगी और इनसाइड द मैग्नेट में क्या है बच्चों, ये यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस हमें दिख रही है। यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म लाइंस दिख रही है। तो ये पूछा भी गया है हमसे, स्टेट द कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड्स आर पैरेलल है, straight and uniformly spaced है, indicating that magnetic field within the solenoid is uniform, यानी कि अंदर जो magnetic field है वो constant रहता है, meaning it has the same strength at every point inside the solenoid and runs parallel to the axis of the solenoid। ये इसका मतलब है या ये इसका कंक्लूजन है। फिर हमसे पूछा गया है name any two factors on which the magnitude of the magnetic field due to this solenoid depends। इसका मतलब किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो ये डायरेक्ट हम लोग तीन चीजें देखते हैं इसमें। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा, अगर I ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगा, और I कम है, I कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। और सेकंड में आ जाएगा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इस N का मतलब क्या है, इस N का मतलब होता है टर्न डेंसिटी। N का मतलब होता है टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी। इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन L। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और L का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो अगर इन दोनों फैक्टर को B इक्वल्स टू म्यू नोट Ni आता है, पर परमिबिलिटी वाला कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फर्दर क्लासेस में। पर हम लोग अभी दो को बता सकते हैं, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y एंड सेकंड इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न डेंसिटी। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जितना ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। Study the circuit shown in which two resistance X and Y of resistance 3 ohm and 6 ohm respectively are joined in series with a battery of 2 volt। यानी कि X ये है और Y ये है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम शोइंग द अबाउट टू रजिस्टर X and Y join in parallel with the same battery and same ammeter and same voltmeter। हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें 3 ohm और 6 ohm क्या पैरेलल दिखाने हैं हम लोग। तो ये ए वाला पार्ट तो हम लोग यहाँ सोल्व कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ये। कि हमारे पास ये 3 ओम हो गया, ये हमारे पास 6 ओम हो गया, और हमें अमीटर लगाना है। तो अमीटर हम लोग जानते हैं किस में लगेगा बच्चों, सीरीज में लगता है, और पैरेलल में वोल्ट मीटर लगता है। तो हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, चाहे तो ये पैरेलल में हमारे पास वोल्ट मीटर आ जाएगा, यहाँ आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं अलग से, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल में वोल्ट मीटर हमेशा लगाते हैं। बैटरी आपको 2 वोल्ट की लगानी है, तो नेगेटिव अगर इधर और पॉजिटिव इधर देना है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पॉजिटिव वोल्ट मीटर का हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये पॉजिटिव है और आपको की लगानी है तो आप ये की लगा, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, एक की आ जाएगा, ये बैटरी आ जाएगी, आपका वोल्ट मीटर आ जाएगा 3 ओम 6 ओम, यानी कि ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, यहाँ से करंट चलेगा, और ये आपका मीटर में प्लस और ये माइनस, वोल्ट मीटर का प्लस तरीके से चला जाए। क्लियर? बैटरी का पॉजिटिव हमेशा वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, ये प्रैक्टिकल बात। क्लियर? नेक्स्ट आपसे बोला गया, इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एक्स एंड वाई एंड करंट थ्रू एक्स एंड वाई बी द सेम। इन विच कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स विल द पोटेंशियल डिफरेंस सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम किस में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में सेम होता है, ठीक। और उसके बाद में करंट किस में सेम होता है, तो करंट सेम होने का कौन सी कंडीशन है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है रेजिस्टेंस में, और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सेकंड वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये सेकंड वाला हो गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड आपने सोल्व कर लिया, ठीक। अब आपको पूछा गया है थर्ड,
फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रजिस्टर्स। आपको करंट फाइंड आउट करना है, करंट कितना जाएगा। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए बच्चों सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कितना होगा, आर आर एस इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2। इसका मतलब कितना हो गया, 3 प्लस 6 कितना ओम हो गया, 9 ओम। और उसके बाद में बैटरी कितनी है, 2 वोल्ट। तो हमें करंट निकालनी है, तो आई इक्वल्स टू किसके बराबर, V अपॉन आर एस। और V अपॉन आर एस का मतलब हो गया बच्चों, यानी कि 9 अपॉन, यानी कि वोल्टेज, सॉरी, यानी कि वोल्टेज हमारे पास कितना है, वोल्टेज तो हमारे पास कितना है बच्चों, एक बार, वोल्टेज हमारे पास है यहाँ पे 2 वोल्ट, और आर एस हमारे पास है 9। तो आप इसको 2/9 एम्पियर आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको और सोल्व कर सकते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 0.2, पावर से 2 रिमाइंडर बचेगा, वापस से 9 2 जा 18, तो 0.22 एम्पियर आ जाएगा। ये ए पार्ट। अगर आप इसका और वाला पार्ट सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसका और पार्ट भी सोल्व कर सकते हैं। क्या दिया है और पार्ट में, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, तो पैरेलल में तो 3 ओम और 6 ओम दोनों लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो बी पार्ट होता है 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। तो 3 ओम और 6 ओम, तो 1 अपॉन आर टू आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6 और 3 का एलसीएम 6, तो 3 2 जा 6 प्लस 6 1 जा 6, तो 3/6 1/2 का मतलब ये वैल्यू किसकी आई है आपके पास, ये आई है आपके पास 1 अपॉन आरपी। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 ओम। तो जो आंसर होगा आपका वो इक्विवेलेंट में 2 ओम है। इज इट क्लियर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हैं। इस तरीके से हमने इस पूरे पेपर को सोल्व किया है। ये फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन था 39 वाला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड।